हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक, नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विद्युत चालन। यानी हम लोग उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के चैप्टर में हम लोग जो है एक नया चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, जो उसमें हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा के साथ साथ हम लोग चालक का अणुगति मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल भी पढ़ा जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, जबकि विद्युत धारा जो है आप लोग इससे विद्युत धारा से जो है पहले से ही परिचित है, क्योंकि हाई स्कूल में एक चैप्टर ही विद्युत धारा पे है। तो चलते हैं, शुरुआत हम लोग करते हैं विद्युत धारा से, फिर जैसे जैसे जो चीज़ें आगे आएंगे उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा है टॉपिक, ये जो हमारा विद्युत चालन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम लोग विद्युत धारा ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग धारा विद्युतिकी कहते हैं। धारा विद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग धारा विद्युतिकी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है धारा विद्युतिकी। तो विद्युत चालन के अंतर्गत आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब धारा विद्युतिकी, जिसमें हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो अब जैसा कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है पीछे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्थिर विद्युतिकी में हमने देखा है कि चार्ज कांस्टेंट था, मतलब हमने चार्ज की पूरी स्टडी की, लेकिन इसके स्थिर अवस्था में, वो मोशन में नहीं था। अब इसमें क्या है, चार्ज मूव करेगा। तो चार्ज मूव करेगा मतलब है कि दो तरह से मूव कर सकता है। एक तो इसका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, दूसरा मूवमेंट होगा कि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे वो चार्ज मूव करेगा, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएंगे उसमें जो चार्ज होगा वो एक्सेलरेट होगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा, जिसमें हम लोग विद्युत चुंबकत्व वाला चैप्टर है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर, ये सारे चैप्टर आएंगे जिसमें चार्ज एक्सेलरेट करेगा। ठीक, तो जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का साथ साथ अध्ययन करेंगे। चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि चार्ज जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी कि हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे में चार्ज एक्सेलरेट नहीं होगा, चार्ज लगातार स्पीड बढ़ती नहीं जाएगी, मूव करेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक, जिसको हम लोग जो है अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाहन वेग कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए, हमारी जो हेडिंग है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग लिख लेते हैं आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। करंट कहा जाता, आवेश प्रवाह की दर को द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि I बराबर हो जाएगा प्रवाहित आवेश
चार्ज फ्लोन हो जाएगा बटे समय। ठीक। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए चार्ज जो है किसी पृष्ठ से डेल्टा क्यू नेट चार्ज डेल क्यू अगर है डेल्टा टी समय में फ्लो कर जाता है, मतलब इस पार से दूसरे पार आ जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए और इस से यहाँ पे आ जाता है, यानी इससे फ्लो कर जाता है नेट चार्ज। अगर नेट चार्ज डेल्टा क्यू जो है डेल्टा टी समय में यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाता है तो हम लोग कहते हैं औसत करंट क्या है, यानी कि डेल्टा टी समय अंतराल में इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली होकर जाने वाली वैद्युत धारा का जो औसत मान होता आई एवरेज जो होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, यानी धारा का औसत मान आई एवरेज। ठीक, यानी कि इस क्षेत्रफल से डेल्टा टी समयांतराल में यानी नेट चार्ज डेल्टा क्यू जो है होकर गुजर जाता है डेल्टा टी समय में, तो वैद्युत धारा का जो औसत मान होता है उसे हम लोग डेल्टा क्यू और डेल्टा बटे डेल्टा टी कहते हैं। मतलब है कि डेल्टा टी दो समय अंतराल है, जीरो से लेके किसी टाइम के बीच ये गुजरेगा, मतलब शुरू में टाइम क्या होगा जीरो से लेके टी बराबर किसी समय में या 2 सेकेंड मान लो 3 सेकेंड, इन टाइम अंतराल में नेट चार्ज यहाँ से यहाँ गुजर जाता है, तो औसत करंट होती है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। अब है धारा का जो है इंस्टेंटेनियस मान, जिसको हम लोग तात्क्षणिक मान कहते हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस मान जो होता है आई इंस्टेंटेनियस को हम लोग तात्क्षणिक मान तात्क्षणिक, तो इसे हम लोग डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, मतलब बहुत किसी क्षण विशेष पर किसी सूक्ष्म टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाए, मतलब बहुत सूक्ष्म समयांतराल में डी क्यू चार्ज फ्लो होना को हम लोग आई तात्क्षणिक कहते हैं, मतलब टाइम लगभग 0 टू एक्सटेंड टू 0 होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट यानी डेल्टा टी अगर एक्सटेंड टू 0 हो तो इसी डेल क्यू और डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपान डी टी। ठीक, किसी क्षण विशेष पर मतलब बहुत सूक्ष्म टाइम पे एक्सटेंड टू 0 टाइम पे अगर डी क्यू किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक गुजर जाए, तब वो धारा जो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे हम लोग आई तात्क्षणिक कहा जाता है ना। आई इंस्टेंटेनियस होता, एवरेज होता है टोटल चार्ज बटे टोटल समय, तात्क्षणिक मतलब सूक्ष्म चार्ज सूक्ष्म टाइम में, ये इसमें कोई विशेष टाइम रहेगा और इसमें क्या है दो टाइम रहेगा, कहाँ से शुरू किया और कितने समय में पार किया, और ये एकदम सूक्ष्म टाइम रहेगा कि किसी टाइम में वो पार कर गया। तो यानी कि टाइम जो है एक्सटेंड टू जब 0 हो जाता है तो उसे हम लोग आई तात्क्षणिक कहा जाता है। एवरेज में टाइम बड़ा होता है और इसमें टाइम क्या होता है छोटा होता है। लेकिन अगर करंट का मान, इसे हम वेरिएबल करंट भी कहते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं परिवर्तित करंट, परिवर्तित धारा भी कहा जाता है।
ये टाइम के साथ चेंज होने वाली धारा है, ये भी टाइम के साथ चेंज होने वाली धारा है। तो इसको हम लोग वेरिएबल करंट कहा जाता है। ताक्षणिक करंट मतलब वेरिएबल करंट। समय के साथ चेंज होना। अगर आई का मान अगर नियत हो, यदि धारा का मान क्या हो, नियत हो, धारा का मान क्या हो, नियत हो, तो आई एवरेज जो होता है वो बराबर होगा आई इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस यानी दोनों इंस्टेंटेनियस मतलब आई एवरेज, आई औसत, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आई औसत बराबर होगा आई ताक्षणिक। ऐसा कब होगा, जब करंट का मान नियत हो, टाइम पे डिपेंड ना हो, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट हो। टाइम के साथ क्या हो, धारा का मान चेंज ना हो रहा हो, ठीक, नियत हो, तो आई औसत आई ताक्षणिक बराबर होता है। तब जो है करंट का जो मान होता है वो आई बराबर हो जाता है Q बाई टी। आई का मान क्या हो जाता है, Q बाई टी, जब धारा का मान क्या हो, मान नियत। आगे हम लोग देखेंगे भी, ठीक है, यही सूत्र आएगा। यहां से Q बराबर आई गुणे टी हो जाता है। एक चीज और है कि Q बराबर हम लोग जानते हैं एन ई होता है। आगे हम एन को मुक्त किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन आगे हम इसी को दूसरा डिनोशन देंगे। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैपिटल एन से दिखाएंगे। किससे, कैपिटल एन से दिखाएंगे। तो Q जो है यहाँ, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटे टी। लेकिन याद रखना यहाँ पे करंट का मान समय पे निर्भर नहीं है, समय के साथ क्या है, नियत है। तभी ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर करंट का मान वेरिएबल है तब ये दोनों यूज हो जाए, ठीक। ताक्षणिक में टाइम बहुत सूक्ष्म होता है, चार्ज भी सूक्ष्म होता है। एवरेज में टाइम बड़ा, चार्ज बड़ा होता है, ठीक। यहाँ पे समय नियत, समय के साथ धारा का मान चेंज है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। धारा का मान नियत हो जाए तो ये दोनों मिलके बराबर हो जाते हैं, और ये फार्मूला यूज होता है जब धारा का मान नियत हो, ठीक। हालांकि यहाँ पे Q बराबर प्लस माइनस एन होता है, प्लस प्रोटॉन के लिए, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये भी सवाल लगाने में फार्मूला लगता है। तो विद्युत धारा, जैसा कि ये चीज आप लोग जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, प्रवाहित आवेश बटे समय। अब चलते हैं इसके मात्रक की ओर। इसका मात्रक जो होता है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, एसआई में क्या होता है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो विद्युत धारा का जो एसआई, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, अब जानते हो आई बराबर Q बाई टी होता है। तो कूलाम
पर क्या होता है? समय। सेकेंड, सॉरी, समय का सेकेंड होता है, कूलाम पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। ए या इस तरह से पूरा नाम लिखेंगे तो एम्पियर होता है। अब ये जान लेते हैं कि एम्पियर जो है, एम्पियर एक मूल मात्रक, और विद्युत धारा क्या है? एक मूल राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक मूल राशि में आता है। एम्पियर क्या है? मूल मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड, या इसी को एम्पियर कहा जाता है। ठीक। सीजीएस मात्रक इसका जो होता है वो एक होता है वैद्युत चुंबकत्व मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक जो होगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होते हैं? दो होते हैं। एक होता है स्टैट एम्पियर, एक क्या होता है? स्टैट एम्पियर, जिसको हम लोग ईएसयू में कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो इसकी होती है, स्टैट एम्पियर, या बायट होता है। बायट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। धारा का वैद्युत चुंबकीय मात्रक, धारा का क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय मात्रक। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 3×10⁹ स्टैट कूलाम, और सॉरी स्टैट एम्पियर, ईएसयू मात्रक। और 1 एम्पियर में जो होता है वो 1/10 क्या होता है? बायट होता है, ईएमयू मात्रक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बायट को बीआई भी कहते हैं, मतलब ठीक। तो 1 बायट बराबर 10 एम्पियर होता है। अगर हम 1 बायट की बात करें तो 10 एम्पियर। तो सीजीएस पद्धति में स्टैट एम्पियर या बायट होता है। 1 एम्पियर में 3×10⁹ स्टैट एम्पियर, और 1 एम्पियर में 1/10 बायट, या 1 बायट में 10 एम्पियर होता है। तो स्टैट एम्पियर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, और बायट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, ईएमयू होती है। उस तरह से हम लोग विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम पर सेकेंड, या जिसको एम्पियर कहते हैं, जो एक मूल मात्रक है। विद्युत धारा एक मूल राशि है। ठीक। तो विद्युत धारा क्या होती है? एक मूल राशि में आता है, जैसा आप जानते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अब आगे। चलिए, अब रही बात विद्युत धारा कौन सी राशि है। विद्युत धारा, और बीमा तो इसका ए होता है। और रही बात विद्युत धारा जो है राशि कौन सी है, स्केलर है कि वेक्टर है, मतलब अदिश राशि है कि सदिश राशि है कि कोई और है, टेंसर है। तो जबकि विद्युत धारा में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है, फिर भी ये सदिश राशि नहीं होती। विद्युत धारा में
दिशा के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा होते हुए भी ये सदिश राशि नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या, बल्कि इसको हम लोग टेंसर कहते हैं। वो राशियां जिसमें दिशा के साथ परिमाण होते हुए भी वो वेक्टर एडिशन के नियम का फॉलो न करें, तो उसे हम लोग टेंसर राशि कहते हैं। जैसे प्रति प्रेशर है, दूसरी चीज़ है, ये है क्या नाम है, विद्युत धारा है, प्रतिबल है, और भी जड़त्व आघूर्ण है। तो ये सारी राशियां टेंसर में आती हैं, जिसमें परिमाण और डायरेक्शन होते हुए वेक्टर के जोड़ के नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उसे हम लोग टेंसर कहते हैं। तो इसीलिए विद्युत धारा जो है अदिश राशि है या टेंसर राशि है। अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में अगर किसी विकल्प में अगर हमें टेंसर दिया हुआ कि विद्युत धारा राशि है, कौन है, टेंसर, अदिश, सदिश, तो आप लोग टेंसर लगाएंगे। अगर टेंसर नहीं दिया है तो अदिश राशि है। ठीक, तो लिखेंगे कि विद्युत धारा में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, लेकिन यह वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती। लेकिन यह वेक्टर गणित के नियमों का पालन नहीं करती है। इसीलिए यह एक अदिश राशि या टेंसर राशि है। यह एक टेंसर, यह एक क्या है, टेंसर राशि है। टेंसर राशि अथवा अदिश राशि होती है। टेंसर राशि वो होते हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा होते हुए वेक्टर के नियमों का पालन न करे, तो वो टेंसर राशि कहलाती है। टेंसर राशि वो राशि है, टेंसर जो होते हैं वो होती हैं जो परिमाण और दिशा के होते हुए भी परिमाण व दिशा के होते हुए भी परिमाण व दिशा के होते हुए भी वेक्टर गणित के नियमों का पालन नहीं करती। वेक्टर यानी वेक्टर एडिशन के नियमों का पालन नहीं करती। अब देखिए, ये भी पालन नहीं करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्शन है, 3 एम्पियर की करंट इधर से आई और 2 एम्पियर की करंट इधर से आई, 60 डिग्री पे है, तो इधर कितना हो जाएगा। तो अगर ये वेक्टर के नियमों का पालन करता है तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल और cos 60 करते, लेकिन ये सीधे सीधे जुड़ जाता है वेक्टर बीजगणित, यानी कि जो चिन्हों के नियम के अनुसार इसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। उसी तरह से अगर 3 एम्पियर की करंट इधर से आती
और 4 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है 90 डिग्री पे, तो भी इधर इसकी करंट कितनी होनी चाहिए? अगर वेक्टर के नियमों का पालन करें तो 5 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन होती कितना? 7 एम्पियर। तो इसीलिए वेक्टर के नियमों का पालन या फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ये क्या है? अदिश राशि होती है या टेंसर राशि होती है। ठीक, प्राथमिकता हम पहले टेंसर राशि पे देंगे। अगर टेंसर राशि विकल्प में या सवाल नहीं दिया है, अगर प्रश्न में है तो विकल्प में, तो हम लोग अदिश राशि पे चिन्ह लगाएंगे। ठीक, तो प्राथमिकता टेंसर राशि पे है, फिर अदिश राशि पे। तो चलिए जो है इस पे हम लोग एक आध दो सवाल लगा लेते हैं या एक दो चीज और भी लिख लेते हैं। जैसे कि चलिए इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन यह वेक्टर गणित के नियमों का पालन नहीं करती, इसीलिए एक टेंसर राशि है अथवा अदिश राशि होती है। टेंसर राशि वह होती है जो परिमाण दिशा के होते हुए वेक्टर गणित के नियमों का पालन नहीं करती है। अब जैसे इसमें एक सवाल है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो, कि दिया हुआ है पहला कि यदि Q बराबर दिया हुआ, जैसे चार्ज दिया है तो हम करंट कैसे निकालें। जैसे Q बराबर दिया है t² 4t + 5, तो हमें पता करना है, क्या निकालना है? I ताक्षणिक या I औसत का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है टाइम पे डिपेंड है। तो करंट जो हम निकालेंगे वो क्या है? वेरिएबल करंट आएगी, क्योंकि चार्ज भी टाइम पे डिपेंडेंट है। तो आई एवरेज पता करिए और आई इंस्टेंटेनियस का मान ज्ञात कीजिए, आई औसत या आई ताक्षणिक हिंदी में भी लिख सकते हैं, आई औसत। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, ये पहले आई एवरेज का मान, आई इंस्टेंटेनियस, या इसको ऐसे लिखे, आई तात्क्षणिक का मान t बराबर 3 सेकेंड पर ज्ञात कीजिए। t बराबर 3 सेकेंड पे ज्ञात कीजिए। और आई औसत जो है, आई औसत का मान जो ज्ञात करना है वो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड पर ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 सेकेंड पर हमको क्या करना है? उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले आई इंस्टेंटेनियस मतलब आई ताक्षणिक, तो आई ताक्षणिक जो होगा वो जानते हैं dq अपान क्या होता है? dt। ठीक, तो यहाँ पे t के सापेक्ष इसका इंटीग्रेट q की वैल्यू रख देते हैं, 4t + 5। तो ये क्या आ जाएगा? t के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 2t आएगा।
+4 आएगा और 5 का मान 0। जानते हैं इंटीग्रेट करना, t² है तो घात पहले आ जाएगी, फिर घात में से इसको घटा देते हैं। अब जैसे कि d/dx है और x के पावर n का करना है तो हो जाएगा n(x(n-1). और फिर x का करेंगे तो उसका होता है 1। ठीक, 4t का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है। जैसे d/dx है और c कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये हो गया, किस पे निकालना है, t बराबर 3 सेकेंड पर। तो आयताक्षणिक जो हो जाएगा 2 × 3 + 4, 6 × 4 10 एम्पियर। ठीक, अब रही बात आई औसत की। आई बार लगा दें या इसको आई औसत लिखें, आई बार भी लगाते हैं। तो ये ΔQ/ΔT होता है। इसको हम लोग लिखते हैं Q2 - Q1 T2 - T1। मेन फार्मूला यही है एक तरह से कि बड़े समय अंतराल में, मतलब शुरू में कितना चार्ज था, बाद में कितना चार्ज है, तो उसका औसत कितना हुआ। मतलब किसी चालक के एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ की तरफ गया, इतने समय अंतर में कितना चार्ज नेट प्रवाहित हो, तो हमें नेट चार्ज देखा जाता है। तो इसीलिए औसत करंट हो सकता है टाइम के साथ चार्ज कम या ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर टाइम के साथ चार्ज कम या ज़्यादा नहीं हो रहते हैं तो दोनों का मान सेम होता है। जो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, जैसा हाई स्कूल में हम लोग यही पढ़े हैं, वहाँ करंट कांस्टेंट होती है टाइम के साथ, चार्ज टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होता। अब देखें, Q2 T2 समय पे है, Q1 T1 समय पे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे Q2 मतलब t बराबर 2 सेकेंड रखना है, माइनस Q1 मतलब t बराबर 0 पे रखना है, T2 - T1। अब यहाँ पे 2 रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 4 12 5 17 हो जाएगा, 17 कूलाम। और t बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 - 1, 2 सेकेंड 2 - 0, तो 12 5 17 12, ये यानी कि औसत करंट जो जाएगी वो 6 एम्पियर। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो 10 एम्पियर। मतलब किसी टाइम, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी क्षण पे कितना मान है, और औसत का मतलब शुरू से लेके लास्ट तक, प्रवेश करने से निकलने तक करंट का औसत मान क्या था। तो प्रवेश करते समय टाइम देख लेंगे चार्ज, और पृष्ठ से बाहर निकलते समय टाइम देख लेंगे चार्ज, तो उसका औसत निकालेंगे तो वो देखेंगे। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि उसमें किसी टाइम पर पृष्ठ में प्रवेश करते समय और निकलने के बीच किसी टाइम पर देख लिया, तो वो होती है तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, किसी टाइम पर, किसी समय विशेष पर। तो ये आया 6 एम्पियर और वो आया 10 एम्पियर। ठीक, तो ये एक सिंपल सवाल है, इस तरह का अगर परीक्षा में आता है तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल और देते हैं कि अगर हमें करंट दिया हो तो चार्ज कैसे निकालते हैं। अगर हमें करंट पता हो तो चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए मिटा दें इसको। चलिए, अब जैसे किसी चालक में बहने वाली धारा I बराबर दिया है कि किसी चालक में बहने वाली धारा I, देखिए अभी टाइम पर डिपेंड कर रही है,
कितना दिया हुआ है, t² + 1 से दी जाती है, किससे दी जाती है, I बराबर t² + 1। अब देखिए करंट जो है समय पे डिपेंड कर रही है, ठीक। तो कह रहा है तो t बराबर जो है 0 से t बराबर 3 सेकंड तक प्रवाहित कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड तक, 0 से t बराबर कितना देना, 3 सेकंड तक प्रवाहित कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए, का औसत मान, वही मान या औसत मान ज्ञात कीजिए। क्या मालूम करना है, औसत मान, या इसी में जोड़ सकता है औसत धारा का मान, तथा यहाँ पे लिख दीजिए औसत मान तथा औसत धारा का मान, तथा औसत धारा का मान व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है वो होता है I बराबर dq/dt। करंट टाइम पे डिपेंड है इसलिए वेरिएबल है। तो यहाँ से हम लोग, हमें चार्ज चाहिए तो dq बराबर I dt लिख सकते हैं। तो हमें dq चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों ओर से इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ करंट वेरिएबल है, अगर करंट जो है कांस्टेंट होती तो ये बाहर आ जाती, ठीक। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q। अब करंट कहाँ से कहाँ तक कितने समय से दी जाती, तो इतने सेकंड तक कुल ना, 0 से 3 सेकंड तक, 0 से 3 सेकंड तक I dt। तो I का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ I की वैल्यू रख दें, सॉरी। तो I की वैल्यू क्या है, वो है t² + 1 dt। अब इसका कर दें हम लोग इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, 3/3 + 1 का जगह t हो जाएगा 0 से t। भाई 1 के जगह क्या है, dt है भाई, dt इसमें भी है इसमें भी है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। अब इसे हायर लिमिट रखते हैं, तो पहले रखिए यहाँ पे 3 का पावर 3/3 + 3, और इधर 0 रखेंगे सब में, तो सब 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा इधर से, Q बराबर 27, 3 3 9 3 27, और उसमें 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 3 12, 12 - 0 यानी 12 कूलाम। क्या आ गया, 12 कूलाम आ गया, ठीक। अब हमें औसत करंट चाहिए, I एवरेज चाहिए, तो ΔQ/ΔT। तो औसत आवेश तो मिल गया हमको, कितना है 12, टाइम कहाँ से लेना है, 3 - 0, यही ना, 3 - 0, तो 12 - 3 यानी कि 4 एम्पियर हो जाएगी। और पूछा है इलेक्ट्रॉन, तो जानते हैं औसत चार्ज हमारा है Q, वही ΔQ NE होता है, तो N चाहिए। देखिए हम आगे इसको हम लोग
इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन से लिया जाएगा। ठीक, तो Q/E हो जाएगा। औसत चार्ज हमारा आया था 12 कूलम, ये होता है 1.6 माइनस 10⁻19। तो यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो जो निकल के आएगा ये तो ऊपर चला जाएगा 10⁻19, और यहाँ पे 120 में 16 से भाग देंगे तो लगभग 7.5 गुणे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देख लीजिएगा भाग दे करके। 16 16 112 होता है, 8 बचा, 16 पचे 80, सही, 16.7.5। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये 4 एम्पियर हो गया औसत करंट, और ये करंट से हम लोग औसत अगर चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन चार्ज से करंट निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, अगर हमें यहाँ चार्ज दिया, करंट निकालना औसत या इंस्टेंटेनियस, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, इन डिफरेंशियल करेंगे। लेकिन अगर चार्ज से करंट निकालना है तो इंटीग्रल करेंगे दिए हुए लिमिट के अनुसार। तो ये लिमिट से जानते क्या आता, औसत चार्ज आएगा। ठीक, 2 टाइम अगर दिया है तो औसत चार्ज आएगा। ठीक, अब जो है करंट की जो है डायरेक्शन, करंट की जो क्या होती है डायरेक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जो है विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश के चलने की दिशा होती है या ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में होती है। ठीक, हालांकि अभी हम लोग थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन मुक्त मॉडल पढ़ेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, या इसको हम गैसी मॉडल पढ़ेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन का गैसी मॉडल या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो उसमें सारी चीज़ें आएगी। विद्युत धारा की एक कहानी बनाई गई है, पहले रिजल्ट देखे गए, उस रिजल्ट के आधार पर एक कहानी गढ़ी गई, मनगढ़ंत कहानी है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो उसमें यही है कि जो करंट होती है वो धन आवेश के चलने की दिशा जो है करंट की दिशा होती थी। ठीक, करंट की दिशा जो होगी वो धन आवेश के चलने की दिशा होगी, और ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उसके दिशा में करंट बहेगा। ठीक, तो अभी हम आगे हम लोग देखेंगे खुद ही। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, नोट में ही करके लिख दीजिए, इसको पहले लिखना चाहिए था। तो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा जो होती है, हालांकि चालक में धन आवेश ऋण आवेश दोनों होते हैं, अभी हम लोग मॉडल पढ़ेंगे। धन आवेश बाहरी होने के कारण स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। तो ये माना जाता है कि जो करंट की डायरेक्शन जो परिपाटी होती है, चिन्ह जो कन्वेंशन होता है विद्युत धारा की, जो चिन्ह जो परिपाटी होती है दिशा की, विद्युत धारा की दिशा की परिपाटी, तो ये माना गया था कि धारा जो है धन आवेश की दिशा में भी ही चलती है। शायद उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो इसीलिए विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की दिशा मान ली गई। तो धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश के चलने की दिशा में होती है।
धन आवेश के चलने की दिशा में होती है तथा अर्थात ऋण आवेश के चलने के विपरीत दिशा में होती है। चलने के क्या होती है? विपरीत दिशा में। किसके? ऋण आवेश के विपरीत दिशा में हम लोग करंट की डायरेक्शन मानते हैं और धन आवेश की दिशा में मानते हैं। तो अगर धन आवेश के चलने की डायरेक्शन इधर है तो धारा की दिशा भी इधर ही होगी। लेकिन अगर ऋण आवेश इधर चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो धारा की दिशा जो है इधर होगी। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि डबल करंट होती है। अगर धन आवेश भी चल रहे हैं और ऋण आवेश भी चल रहे हैं तो डबल करंट होती है, जिसको ऐड कर दिया जाता है अगर ये सवाल में मेंशन किया हुआ है तो। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मेंशन है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होगी। ठीक। कहीं कहीं जो होती है कि धनायन और ऋणायन दोनों चलते हैं। जैसे विद्युत अपघट्ट में क्या होता है कि धनायन ऋणायन दोनों के कारण धारा होती है। ठीक। विद्युत अपघट्ट में जो क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट में जो करंट का जो स्रोत होता है वो धनायन ऋणायन दोनों होते हैं। और किसी चालक में जो करंट बहने का स्रोत होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक होता है क्या कहते हैं उसको, अर्धचालक। एक होता अर्धचालक जो होता है उसमें जो है होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो अर्धचालक में धारा जो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों कारण बहती हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड किताब में है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। विद्युत अपघट्ट में धनायन ऋणायन के कारण बहती जो आवेश वाहक होते हैं, और किसी चालक में धातु में जो होते हैं सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो चलिए इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा से रिलेटेड एक चीज और भी पढ़ लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए और इसको मिटा देता हूँ। याद रखिएगा, यह हाई स्कूल की चीज है। धारा धन आवेश की चलने की दिशा जो धारा की दिशा की जो परिपाटी है के अनुसार, और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में। ऋण आवेश उधर बह रहा है तो धारा इधर बहती है, यानी इसकी डायरेक्शन ली जाती है। ठीक। चलिए अब जैसे कि एक हेडिंग है कि वृत्ताकार पथ पर घूमते आवेश के कारण धारा। वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए आवेश के कारण धारा। ठीक। एक आवेश है जिसका मान Q है, रेडियस। एक चार्ज है जिसका मान क्या है, Q है। एक आवेश जिसका मान Q है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर
एक समान चाल से बी से घूम रहा है, एक समान चाल बी से घूम रहा है, चाल एक समान रूप से घूम रहा है, यानी कि कांस्टेंट है टाइम के हिसाब से। इसकी जो स्पीड है घूमने की वो v है। ठीक, देखिए एक चीज और है यहाँ पे, अभी पीछे आया था q बराबर आया था ना इंटीग्रल आई डी टी। तो अगर i कांस्टेंट हो, समय पे ना निर्भर करे, तो देखिए i बाहर हो जाएगा डी टी, यहाँ पर भी डी क्यू था, तो देखिए dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ से i वाला फार्मूला क्या लग जाएगा, ये चीज छूट गया बताना कि जब i कांस्टेंट होती है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी, dt का इंटीग्रल t होता है, तो q बराबर आई टी या i बराबर q बाई टी। याद रखना ये तभी लगेगा जब करंट समय पे निर्भर नहीं कर रही हो, करंट का मान टाइम के साथ नियत हो। यानी करंट का मान नियत का मतलब जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट हो टाइम के साथ, जितना चार्ज प्रवेश कर रहे हैं उतना ही बाहर निकल रहे हैं, उसमें टाइम के साथ कोई कमी बेसी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि करंट भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी करंट कांस्टेंट होगी क्योंकि क्यू ही चार्ज घूम रहा है, तो चार्ज कम बेसी तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब जो करंट आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो आई बराबर क्यू बाई हम लोग टी लगा देंगे। तो टी क्या है, इसका आवर्तकाल है, टी क्या है, इसका आवर्तकाल। ठीक, तो जानते हैं कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एन क्यू एफ लिख सकते हैं, क्योंकि 1/t या आवर्तकाल को कैपिटल टी से दिखाते हैं, या इसे हम लोग लिख सकते हैं क्यू एफ। ठीक, क्योंकि जानते हैं कि टी बराबर होता है 1/f। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और इसे क्या लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं, ω/2π क्यू ω/2π, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो f बराबर होगा ω/2π। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है v/r, क्योंकि जानते हैं कि v बराबर होता, ये यानी कि v बराबर मैग्नीट्यूड लें तो r ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर v/r। तो इसलिए इतने सारे फार्मूले लग सकते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी या क्यू एफ या क्यू ω/2π या QB/2πr। या एक चीज और भी लग सकता है इसमें, याद रखना आई बराबर क्यू को क्या लिख सकते हैं, NE/T, या इसे लिख सकते हैं NEF। ठीक, अगर पर सेकंड की बात हो इसी वाले में, या इसको लिख सकते हैं NE ω/2π, या इसी को लिख सकते हैं NEV/2πr। लेकिन अगर यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड हो जाए पर सेकेंड, तो I बराबर NE होगा, पर सेकेंड प्रवाहित आवेग, 1 सेकेंड में कितनी धारा बहेगी, तो NE के बराबर होगा। ठीक, इसे हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, वो वाला एक समान वृत्ति गति में सारी चीज पढ़ा गया होगा। ठीक, तो ये सारे फार्मूले दिमाग में फिट कर लीजिए, इस पे सवाल अक्सर पूछा जाता है, इस पे सवाल क्या है, अक्सर पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पे एक सवाल मैं ले लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
सवाल ये है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए धारा का मान ज्ञात कीजिए। कक्षीय धारा का मान ज्ञात। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु एक ही कक्षा होती है, प्रथम कक्षा में और भी सवाल आगे हम लगाएंगे। प्रथम कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय धारा का मान ज्ञात कीजिए। वही कक्षीय मतलब वृत्तीय धारा, कक्षीय धारा या केवल धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। ठीक, हालांकि इसमें केवल क्या दिया, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा n बराबर 1। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो होता है प्रथम कक्षा के लिए r का मान 059 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि -10 मीटर होता है, ऐसा पता है। 529 होता है शायद, 529। और वेलोसिटी जो होती है, कितनी वेलोसिटी इसकी होती है, 2.188 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा, तो EV/2πr वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो E की वैल्यू क्या होती, 1.6 × 10⁻⁻19 और V 2.188। ये याद रखना दिया रहता है। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा के लिए उसकी रेडियस, वेलोसिटी सब फिक्स होता है, ये पता होना चाहिए। हालांकि इस तरह का सवाल नहीं देगा, उसमें सारे मान दे रहेंगे। हम उदाहरण में एक दिया हुआ है तो उसको ले लिए किताब में। 2πr, तो 2 और पाई की वैल्यू 3.1 और r रेडियस होता है 529 × 10⁻⁻10। इसे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है 1.0 × 10⁻³ एम्पियर, या इसी को हम लोग लगभग लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर है। कैलकुलेट करके देख लिए, मैं तो डायरेक्ट आंसर देख के लिख दिया। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 मिली एम्पियर आएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो रेडियस होती है वो इतनी होती है, और प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी होती है 2.11 × 188 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो हमें जो चीज़ दिया उसके आधार पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक, तो हमने पीछे भी कई फार्मूले देखे, तो उस पे आधारित सारे सवाल लगाएंगे। अब जो जो वैल्यू दी रहेगी वो वाला फार्मूला लगा देंगे। हमने सारे फार्मूला लिख दिया है, अब उसे फीड किए रहिए। ये डायरेक्ट भी लग सकता है, जैसे कि I बराबर जैसे Q/T है तो T से ही सब कुछ हो सकता है। T बराबर 1/F होता है। T ये कैपिटल T है, और कैपिटल T समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी एक वृत्त पे r रेडियस है तो दूरी कितना चलेगा, चाल ये है। ठीक, तो यही सब रख देना है। और ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो f की वैल्यू रख देना ये, तो सब यही सब रख देना है। या कहने का मतलब t बराबर 2π ओमेगा होती है। तो आप मेन फार्मूला में केवल t की वैल्यू चेंज करके कोई भी इसमें बना सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है।
हालांकि हमने बता दिया है कि ये इसमें से कोई भी यूज हो सकता है। टी को जगह 1/f रख दीजिए, टी की जगह 2πr/v रख दीजिए और टी की जगह 2πω रख दीजिए, तो सारे फार्मूले बन जाएंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, और हम एक चीज़ और नोट में लिख देते हैं कि इसका ग्राफ देखें कि ग्राफ में क्या क्या आता है। कि अगर हम लोग आवेश और समय का ग्राफ देखेंगे तो उसका ढाल धारा देता है, और धारा समय के ग्राफ का क्षेत्रफल आवेश देता है। ये नोट में लिखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, विद्युत आवेश तथा समय के बीच खींचे गए ग्राफ का ढाल से विद्युत धारा ज्ञात होती है तथा धारा व समय के बीच खींचे गए ग्राफ के क्षेत्रफल से आवेश का मान ज्ञात होता है। अगर करंट का मान कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, सपोज करिए ढाल है जैसे कि ये किधर आवेश Q है और ये T है, इसके बीच का जो ग्राफ यानी कि समय के साथ Q अगर बदल नहीं रहा है, दोनों सेम है, समय के साथ अगर Q कांस्टेंट है तो धारा का मान कांस्टेंट आएगी। ये तो जाहिर सी बात है इसका जो ढाल होगा वो क्या दे देगा, धारा। और धारा व समय के बीच क्यों देगा, क्योंकि I बराबर होता है Q/T, और ढाल बराबर क्या होता है, जो ढाल होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब के रूप में ये क्या है, Q है, आधार के रूप में क्या है, टाइम, तो लंब बटे आधार Q/T। उसी तरह से अगर हम करंट के बीच और इसके बीच खींचें, I और Q के बीच, तो जाहिर सी बात है Q बराबर होता I/T। तो I/T मतलब इसकी एरिया, मतलब ये I है, ये T है, ये क्या है, T है यहाँ से यहाँ तक, और ये I है। तो I में गुणित T करेंगे तो इसकी एरिया मिलेगी ना, तो एरिया क्या देगा, Q। एरिया क्या दे देगा, Q दे देगा। और ढाल से हमें क्या मिलेगा, करंट। ढाल का मतलब है जैसे मान लीजिए इसके बीच ग्राफ ऐसे आ गया, ये Q है और T है, ऐसे आ गया, तो ये ढाल का मतलब क्या हो गया, ये डेल्टा Q और ये डेल्टा T, तो I मिल जाएगा डेल्टा Q बटे डेल्टा T। ढाल थीटा को, जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं या यम कहते हैं, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये है, आधार ये। हालांकि ग्राफ ऐसे नहीं होगा, हमने समझाने के लिए किया है Q T के बीच में। ठीक,
तो आप यहाँ से ये चीज़ जो है नोट कर लीजिए। अब चलिए, हमने धारा के रूप बारे में इतनी चीज़ें बताई और हम सोचे थे कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल भी आ जाएगा, यानी कि गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आ जाएगा, या हम चाहते थे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या मुक्त इलेक्ट्रॉन का गैस मॉडल इसमें हो जाए, लेकिन लंबा थोड़ा टाइम 1 घंटा तो इसी में बीत गया, और उसको अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा समय हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दीबाजी का काम ठीक नहीं है। वो एक अच्छा टॉपिक है और वही जो है चैप्टर का बेस है, इसीलिए उसको थोड़ा सा अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में आप इतना प्रैक्टिस करिए, बस इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग एक नया टॉपिक हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, या उसी को हम लोग गैस इलेक्ट्रॉन मॉडल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, गैस मॉडल जो भी है, वो आगे वाले टॉपिक में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और एक अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी परीक्षा की जो है खूब ईमानदारी से तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। और उसका अगर आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और उसको देखकर उसको आप लोगों को बहुत खुशी होगी, एक अलग सा फील होगा। तो चलिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।